Good evening, sir. Good evening, बेटा. Good evening, Good sir. evening, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, everyone. नमस्कार सर. नमस्कार बेटा. Good evening, sir. Good evening, बेटा. चलो जी, कार्बोनेट्स कंपाउंड आपका जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस है ना. तो विल सी मेनली आपका जो चैप्टर है ना वो मेजर इज इट्स डिलीटेड है ना, सिर्फ बेसिक है जो आपका उसमें बचा हुआ है. आई हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट कि सर ये कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है. एनीवन एल्स हु इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग और क्यों हो रही है कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना. Just freely just give me a message on chat box or just say sir please explain it again. ठीक है, ग्रुप क्लास है बट इंडिविजुअल डाउट्स आल्सो नीड्स टू बी आंसर्ड है ना. किसी को अगर डाउट है कि सर कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है ना, वी आर डिस्कस्ड इट इन द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन में. ओके. यस सर का मतलब क्या हुआ सर, यू हैव डाउट. चलो ठीक है. Yes, sir. ओके गुड है ना, यू शुड कम फॉरवर्ड विद दैट है ना. अगर डाउट्स है तो है, बस बात खत्म. ठीक है. तो पहले एक बार हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग ही डिस्कस कर लेते हैं. सो टाइप ऑफ बॉन्डिंग से पहले आपको जो है यू शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि यू हैव गॉट, अगर हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एटम के स्ट्रक्चर में यू हैव गॉट अ न्यूक्लियस इज देयर एंड अराउंड द न्यूक्लियस यू हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. ठीक है. तो किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है रिएक्शन में है ना. रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही होती है. एटम्स जो है वो आपस में हाथ मिला रहे होते हैं. जहां पर अगर न्यूक्लियस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी है ना. न्यूक्लियर रिएक्शन तो कॉलेज तक हमारे अभी सिलेबस में नहीं है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स की रिएक्शन से हमारा मतलब क्या है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप सबको पता है ना. अगर मैं सोडियम की बात करूंगा तो सोडियम का जो है प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11. इट हैज गॉट 11 प्रोटॉन एंड 11 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. अगेन न्यूक्लियस से हमें मतलब नहीं है ज्यादा, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है. तो द वे इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द एनर्जी शेल दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर एटम. ठीक है. अब तो प्रोटॉन सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 281. अगर हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, आसपास एनर्जी शेल है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287. एग्जैक्ट रीजन क्या है उसमें नहीं जाएंगे, बट this one thing is confirmed and around which full chemistry is being based. That thing is कि all atom in this world wants to have 8 electron in outermost energy shell. ठीक है. पूरी दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सबकी दिली चाहता है कि आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए. ठीक है जी. अब इस 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही सारा जुगाड़ हो रहा है. जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं है ना, वो सब इसी वजह से हो रही हैं. केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि सब गुंडागर्दी चल रही है ना. कोई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है ना. अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है. अब भूले भटके यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर लेकिन साथ में फ्लोरीन भी था. फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 27 है. क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, बट
ज्यादा बड़ा गुंडा कौन है? ज्यादा बड़ा गुंडा जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को धक्का मारेगा और खुद वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा एंड विल रिएक्ट हिमसेल्फ। ठीक है। तो आपका जो है सोडियम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, या तो बेटा उसको ये एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे उसको। ये एक इलेक्ट्रॉन देना जो है वो मच मच इजियर है रेदर देन टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहां पर जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो ये कि सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और किसको दे रहा है? क्लोरीन को दे रहा है। ठीक है। एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड, है ना। तो दिस इज द रिएक्शन, इज सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है, एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग NaCl। ये जो बॉन्ड है जहां पर एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे ने रिसीव किया है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे दो क्लोरीन के एटम अगर घूम रहे हैं बेटा, है ना, अब दो क्लोरीन के एटम जो है वो दिल में चाहत लेकर घूम रहे हैं कि काश हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इजंट इट? दोनों के दिल में यही चाहता है, काश एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो दोनों ने क्या किया? अपना अपना हाथ बढ़ाया। इसने अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉन रखा, इसने भी अपना हाथ बढ़ाया, इसने अपने हाथ में एक इलेक्ट्रॉन रखा। दोनों ने हाथ मिला लिए। अब जब दोनों ने हाथ मिलाए तो दोनों के हाथ में एक की जगह कितने हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए ना एक तरीके से, है ना। दैट इज दे आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम में काउंट करेंगे हम। उसको हम क्लोरीन 1 में भी काउंट करेंगे, क्लोरीन 2 में भी काउंट करेंगे, है ना। इस क्लोरीन से पूछा गया कि तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो उसने कहा कि 6 ये है और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। दूसरे क्लोरीन से पूछा गया, है ना, उसके पास कितने हैं, तो ही इज ऑल्सो रिप्लाइंग मेरे पास 8 है। बोथ ऑफ देम आर रियली हैप्पी। एंड हैप्पी क्यों है? क्योंकि जिंदगी की चाहत पूरी हो गई, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट वी कॉल एज कोवेलेंट बॉन्ड। जहां पर आप दे नहीं रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ले नहीं रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं। हाँ जी बोलो बेटा। सब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से उससे रहे हैं, कौन से एलिमेंट से रहे हैं? कौन से सर एलिमेंट से? सर क्योंकि स्टेबल होने के लिए दोनों को एक एक चाहिए ना। हाँ, और दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया है, दिया नहीं है। तो बेसिकली उनका जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो उनके पास ही है, साथ में दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन और वो शेयर कर पा रहे हैं। यू आर ओके गेटिंग दैट सर। पॉइंट? So both of them now are having their original 7 electron plus 1 electron which was shared by the neighbor. Agreed on this? Sir, but the shared electron is the seventh one only. हाँ जी, तो देखो है क्या ये हमारे पास, ये जैसे क्लोरीन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है। अब थर्ड में जो है हमारे पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर एक और क्लोरीन आएगा, है ना, दिस क्लोरीन इज गोइंग टू बॉन्ड विद इट, दिस इज, ठीक है। अब इस क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ग्रीन से दिखा देते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन आप किस में काउंट करोगे? दिस विल बी काउंटेड इन बोथ। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों में काउंट होंगे बेटा। Okay, sir. सर हाँ जी। सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट इतना अनस्टेबल बन जाए कि उसका न्यूक्लियस और पूरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ही टूट जाए? बेटा एक जो आपके जो है ना पीरियोडिक टेबल में 94 के बाद जो एलिमेंट है, तो उसमें लैब में रखते हैं उसको एलिमेंट को, है ना, और उसके बाद वो बम्बार्ड करते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, एंड दे गेट स्टिक टू इट। और वो जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, बट दैट इज स्टेबल फॉर फ्यू मिली सेकेंड, वो कुछ मिली सेकेंड के लिए ही स्टेबल होता है, अदरवाइज इट्स वेरी अनस्टेबल एंड वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके सर। ठीक है। तो जो नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स है 94 तक, दे आर स्टेबल।
स्टेबल इन सेंस उनमें कुछ आपको रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मिलेंगे जो अनस्टेबल है, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में हम बोलते हैं ना 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। देखो जो एटॉमिक नंबर है वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन। प्रोटॉन। अगर कार्बन का लेंगे तो कार्बन में एक बात कंफर्म है कि 6 प्रोटॉन होंगे, दैट्स इट, ये बात कंफर्म है। अब उसके बाद जो है आपके कार्बन के जो एलिमेंट्स बनते हैं, है ना, आपको मिलेगा एक कार्बन जो 6 प्रोटॉन है जिसके अंदर 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ये सारे मिलेंगे आपको, है ना। लेकिन अच्छा, ये है जो हमने आज तक सुना है कि भाई कार्बन जो है वो C12 होता है, isn't it? उसका एटॉमिक मास जो है वो 12 होता है। तो फिर ये कहां पर पाए जाएंगे भाई, ये कहां पर मिलेंगे हमें, वेयर विल फाइंड दिस, एनीवन? आइसोटोप। ये हाँ, ये क्या नॉलेज फेंक किया आपने, है ना सर, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। मैंने तो पूछा ही नहीं इनको बोलते क्या है, मैंने तो पूछा ये कहां पर मिलेंगे आपको। लैब्स में। लैब्स में? कौन सी लैब में मिलेगा आपको? मैम सर नेचर में। नेचर में कहां पर, नेचर में कहां पर मिलेंगे मतलब? ये जो कार्बन है, अगर मैं नॉर्मल कार्बन की बात करूं C12, दिस इज फाउंड एवरीवेयर, है ना। एटमॉस्फेयर में CO2 में मिल जाएगा आपको, है ना, अर्थ क्रस्ट में मिल जाएगा। दिस इज फाउंड इन फ्यूल, हाइड्रोकार्बन्स, वुड, कोल, चारकोल। कार्बन एलोट्रोप्स में। यस सर। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं बेटा, तो वो तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं? हमारा जो है आपका ग्रेफाइट है, डायमंड है ना, और कोक है, दीज आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सिर्फ उन्हीं में मिलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन नहीं बेटा, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मेरी कहने का मतलब ये है कि वो कार्बन जिनके अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं वो कहां पर मिलेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सर आपने कहा वो सब जगह मिलते हैं, तो फिर कार्बन सब जगह मिलता है, हाँ जी। जो कार्बन आपको सब जगह मिलता है वही कार्बन जो है आपका, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, अगर आप एक सैंपल लेंगे ना CO2 का, उसमें C मिलेगा, कार्बन मिलेगा, उस कार्बन में आपको 99.9% जो है C12 मिलेगा, 0.0001% C13 मिलेगा, 0.1% C14 मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं अलग से मिलेंगे। एनीवेयर एंड एवरीवेयर, व्हेनेवर वेयरएवर यू आर फाइंडिंग एनी कार्बन, उस कार्बन में एक छोटा सा जो पार्ट है वो आपका C13 भी होगा और C14 भी होगा। सर जो मोस्ट अवेलेबल स्टेट ऑफ कार्बन है वो C12 है। जो मोस्ट अवेलेबल अबंडेंट है दैट इज C12, ठीक है। बट जब मैं बात करता हूं कार्बन के एटॉमिक मास की, तो कार्बन का एटॉमिक मास विल बी एवरेज ऑफ दिस एंड दैट इज 12.001, ठीक है। बट जो बहुत सबसे अबंडेंट है हम सिर्फ उसी की बात यूजुअली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही NaCl अगर मैंने बोला तो Cl में क्लोरीन होता है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, है ना, वन इज क्लोरीन 35, वन इज Cl37। तो आप कोई कॉमन सॉल्ट लेंगे, कोई भी कॉमन, अगर नेचुरली अकरिंग क्लोरीन कहीं से भी आप लेंगे, है ना, जो लैब में जो सेग्रीगेट नहीं हुए हैं, तो यू विल फाइंड कि बोथ आर देयर एंड दिस इज इन फैक्ट लाइक 75% एंड 25%, ठीक है जी। लक्षित इज आस्किंग सर विल क्लोरीन एंड फ्लोरीन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड? हाँ जी बेटा, क्लोरीन एंड फ्लोरीन विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो आपका जो है बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, ClF इज देयर, तो जहां पर क्लोरीन एंड फ्लोरीन दे आर शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। FCl क्यों नहीं बोलते? दोबारा बोलो। आप इसे FCl क्यों नहीं बोलते? FCl इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपका जैसे ना ये NaCl है ना, इसको ClNa क्यों नहीं बोलते, कोई बताएगा? सर मेटल को नॉन मेटल से पहले रखा गया।
नहीं, ऐसा कोई रखा नहीं गया, बस देने वाला बड़ा माना गया है लेने वाले से। ओके सर। तो यहाँ पर ClF की अगर हम बात करेंगे तो ClF में फ्लोरीन जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने थोड़ा पास खींचता है। कहने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्लोरीन के ज्यादा पास होंगे क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा बड़ा गुंडा है ना। सो दिस विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, दिस विल हैव अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ओके सर। Sir, can you please explain why is it so that carbon always forms a covalent bond whereas it does not form an ionic bond? हाँ जी, हाँ जी, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। पहले ये बताएं आपको कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? जहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कौन कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है इफ वैलेंसी, है ना, और इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, if number of electron in outermost shell are 5, 6, 7, है ना। अगर 5, 6, 7 आपके आउटरमोस्ट एनर्जी शेल है, तब आप क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, है ना। अगर आपके पास जो है, मान लो अगर सोडियम की बात करें, 2 सोडियम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते ना। सोडियम में 2, 8, 1 है, और ये एक और सोडियम है, दिस इज 2, 8, 1। शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 2 हो जाएगा, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो मतलब दे आर नॉट अचीविंग द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। वो आउटरमोस्ट में बन ही नहीं satisfy रहे नहीं हैं, हो रहे हैं। सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये फॉर्म कौन कर रहा है? ये नॉन मेटल्स फॉर्म कर रहे हैं बेटा, है ना। मेटल्स फॉर्म ही नहीं करते कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कार्बन इज C6, इट हैज गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में है, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में है, ठीक है। आयोनिक बनाने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, है ना। सो टू गिव अवे 4 इलेक्ट्रॉन्स और टू टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट नीड्स, अगर ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 टोटल जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और अंदर में प्रोटॉन जो है वो सिर्फ 6 है। तो 6 प्रोटॉन्स जो है वो आउटसाइड के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको होल्ड नहीं कर सकते स्टेबल। क्यों होल्ड नहीं कर सकते? क्योंकि ये जितना हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंगली उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को रिपेल भी कर रहे हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर में, सेम चार्ज है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, दैट इज नॉट sufficient enough to hold these many electrons in outermost energy shell. ये समझ में आया आपको वो गेन क्यों नहीं कर पा रहा है? Yes, sir. है ना। और जहां सर एक तक, बार फिर से। हाँ जी, देखो बेटा, अगर उसने मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लिए कार्बन ने, है ना, एक कार्बन है और उसने जो है इट हैज गेन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम। तो पहले तो कार्बन का स्ट्रक्चर समझो कि ये स्टेबल क्यों है। ये स्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, और आउटर में ये एनर्जी शेल है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये न्यूक्लियस स्टेबल क्यों है? सर न्यूक्लियस क्योंकि दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही अमाउंट के हैं। लेकिन बेटा प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, ये रिपेल कर रहे हैं तो डुम 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 दे शुड रिपेल आउट, है ना। ये होल्ड कैसे कर रहे हैं प्रोटॉन साथ में? सर न्यूट्रॉन शायद उनको रोक रहा है। न्यूट्रल होते न्यूट्रॉन कैसे रोक रहा है भाई? न्यूट्रॉन क्या मतलब चौकीदार है वो रोक रहा है जाने से? सर बाहर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन तो, इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस, उनका चार्ज इज सेम बट मास इज वेरी वेरी लेस, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट द वन हु इज होल्डिंग दिस न्यूक्लियस टुगेदर। अगर मैं इनको सुपर एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, इलेक्ट्रॉन अलग भाग रहे होंगे, न्यूक्लियस अलग भाग रहा होगा, बट न्यूक्लियस के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर स्टिल होल्डिंग टुगेदर बाय
Sir, due to a strong nuclear force. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन था भी रियान? वेरी गुड, है ना। जो आपके नेचर में फोर्सेस होते हैं ना, उन नेचर में फोर्सेस जो है वो आपने जो 8th में पढ़ा था तो आपको बेवकूफ बना रहे थे, है ना। नेचर में फोर्सेस है आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ये 4 फोर्स होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि व्हेन टू मास, है ना, जो न्यूक्लियर वाले मास है उनकी बात कर रहा हूं, व्हेन दे आर बीइंग ब्रॉट वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। कितना क्लोज? जितना क्लोज वो न्यूक्लियस के अंदर है। अगर आप दो चीजों को लेकर आएंगे तो उनके एटम पास होंगे ना, वो उतने ही नहीं, उससे भी ज्यादा पास। उससे ज्यादा पास मतलब जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल पास पास है ना। व्हेन दे आर क्लोज टू ईच अदर, then there is a force which exists that's called a nuclear force whereby they attract each other, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है which holds the nucleus together. क्लियर है? Yes. अब हम कहां तो पर फिर न्यूक्लियस स्प्लिट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? क्या चीज? फिर जो न्यूक्लियस है उसे स्प्लिट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? भाई इसको स्प्लिट करने के लिए वो जो न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर ले, है ना, उतनी एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है। चलो जी, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। कहां पर थे हम? तो वी वर सर डिस्कसिंग की स्टेबल कैसे है? हाँ, स्टेबल कैसे, है ना। अब बात हो गई कि भाई ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अब बाकी इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल है? तो यू विल से कि यहाँ पर जो है 6 पॉजिटिव है और ये जो है ये 6 नेगेटिव है। अब ये जो 6 नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करना चाह रहे थे, बट न्यूक्लियस जो है इट्स होल्डिंग इट टुगेदर, दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एनर्जी शेल, ठीक है। अब बात आ गई कि अगर यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियस पहले जहां पर 6 को संभाल रहा था वो 3 को संभाल रहा है ना। बट आप समझे, ये मान लो ये एक टीचर है यार, अगर इस टीचर को बोला जाए कि भाई तू और 4 बच्चों को और संभाल ले, है ना, तो ये टीचर को इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, इतनी इसके अंदर एनर्जी नहीं है कि वो और बच्चों को संभाल ले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है दिस आर होल्डेड टुगेदर बाय सेम फोर्स। ये उतना ही फोर्स है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीचर इंक्रीज नहीं हुआ है, ये सेम फोर्स है, बट यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है। मतलब बच्चे और शैतान हो गए ना, क्लास में और बच्चे आपने भर दिए, टीचर वही एक है, तो वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? तो वो Yes, 4 sir. इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ दोस इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट देयर, कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जो है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आयोनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म करना चाह रहा है बाय गिविंग अवे 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो वो चीज भी अनएक्सेप्टेबल है कि, है ना, वो आउटर मोस्ट में मोस्ट प्रेफरली दे वांट कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। बट इन केस अगर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी हैं, देन इट इज हाईली एंडोथर्मिक। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर आपको 4th इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सोचें आउटसाइड नेगेटिव चार्ज जो है वो कम हो गया है बहुत, और ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये जो बॉन्डिंग है जो होल्ड करके रख रही है, दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मच मोर नाउ विच इज होल्डिंग इट टुगेदर, है ना, क्योंकि कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है यहाँ पर। तो टू रिमूव दिस 4 इलेक्ट्रॉन इज हाईली, इट नीड्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं इसे, या 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज यहाँ रूल आउट हो गई है। क्लियर है? तो अब Yes, sir. ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज इट्स फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जितना छोटा आपका एटम होगा उतना स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इतना इजी जो है वो शेयरिंग करके होल्ड करना होगा। अगर आपका
एटम जो है बेटा वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये शेयरिंग जो है इनकी वो उतनी वीक होगी, है ना। ये शेयर तो कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका एटम का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड की जो शेयरिंग है वो उतनी वीक होती जाती है। अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है इट फॉर्म्स अ गुड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन कार्बन के साथ भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि कार्बन का अपना साइज भी जो है छोटा ही होता है, ठीक है। तो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। इट कैन शेयर, लेट्स से इट विल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर उसने आपस में शेयर किए हैं, है ना। टोटल दिस वर 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट अभी भी इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है ना। हियर इट्स शेयरिंग विद हाइड्रोजन, हियर इट्स शेयरिंग विद हाइड्रोजन, एंड इट्स फॉर्मिंग योर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व है, दोज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्यूल्स होते हैं आपके वो सब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है? हाँ जी बेटा। तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। सारे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं वो? नो सर, इनमें से अपने सिर्फ चारों के कार्बन के चारों। साथ। अच्छा, कार्बन कार्बन के साथ चारों इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं शेयर कर लेता? यस सर। ठीक है बेटा, दैट मेक्स इट हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि आपका जो 3 बॉन्ड है ना वो भी काफी रिएक्टिव होता है, ठीक है। 4 बॉन्ड वाला जो है वो अनस्टेबल बना देगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर ऑन द वन साइड ओनली, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। Yes, sir. सर इस स्ट्रक्चर में आपने बताया कि हाइड्रोजन के साथ भी शेयर करता है, तो जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन के पास है वो दूसरे कार्बन में चले जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड में जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो रहा है। नाउ दिस विल बी कॉल्ड, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, है ना। दोनों ही आपस में बहुत खुश हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कार्बन को जो है 8 इलेक्ट्रॉन बनाने में मदद मिल रही है। सर जो तो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके ऑर्बिटल में होते हैं? वो दोनों के ऑर्बिटल में है बेटा। सर दोनों में एक That's साथ कैसे हो सकता है? दोनों में एक साथ मतलब देखो, अगर आप ऑर्बिटल की पूरी उसमें बात करोगे, है ना, एसपीडीएफ की बात करोगे तो 11th क्लास में आएगा आपके, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर। चलो जी, पहले कुछ चीजें जो है हम अकरेंस की भी बात कर लेते हैं ना, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नोट कर लेते हैं, फिर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अकरेंस की बात करेंगे, ठीक है। दिस अकर्स इन एटमॉस्फेयर, इन एयर, इन फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। देन इट अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, and mainly it's found in fuel is in form of mainly hydrocarbon। जितने भी आपके फ्यूल्स हैं, अब जैसे मीथेन गैस है ना, दैट्स अ फ्यूल इज है। पेट्रोल है, पेट्रोल इज हाइड्रोकार्बन चेन। डीजल, केरोसिन, दिस ऑल आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड देन इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब है? जो आपका ऑर्गेनिक इज मेनली विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें जो आपका ऑर्गेनिक में जो मेन कंपाउंड्स हैं, दोज मेन एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब आप बात कर रहे हैं एमिनो एसिड्स की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, विटामिन की, तो मेनली दीज 3 कंपाउंड्स आर देयर, है ना। जो हमारे सेल्स बने हुए हैं, हमारी बॉडी में वाटर है तो दैट इज H2O, we are taking carbon, we are giving out carbon dioxide, we are taking in oxygen, so these 3 are the major organic elements, है ना। कार्बन इज मेजॉरिटी ऑफ इट,
मेजॉरिटी मीन्स कि आपकी जो लंबी सी चेन है उसमें खूब सारे कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे और 2-4 ऑक्सीजन मिल जाएंगे, ठीक है। जो ग्लूकोज की चेन है ना C6H12O6, तो यू विल सी ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बियॉन्ड दिस यू विल फाइंड कि आपके पास 3 और एलिमेंट है, दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये जो है हमारी बॉडी में दीज आर बीइंग यूज्ड। नाइट्रोजन जो है आपका मेनली एमिनो एसिड में इट्स बीइंग यूज्ड, है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट आपने पढ़ा है, सो दिस इज रिक्वायर्ड इन प्रोटीन्स। तो मेनली एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में आपको नाइट्रोजन यूज होगा। ठीक है, बट एमिनो एसिड में भी जो स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा उस स्ट्रक्चर में कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी मेन, है ना। जो एमिनो एसिड का आपका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, दैट इज कि उसमें आपका देयर इज अ चेन इज देयर, है ना। ये लंबी सी ऐसे चेन मिलेगी आपको, फिर उस चेन के एंड में जो है यहाँ पर आपका एक NH2 हो जाएगा, ठीक है। और दिस इज यू हैव COOH, है ना। तो ये आपका कार्बोक्सिक ग्रुप हो जाएगा एक, और ये जो है दिस इज योर एमिनो ग्रुप, ठीक है। एंड दिस चेन कैन वेरी, है ना, ये चेन वेरी कर सकती है। एंड दिस इज व्हाट इज योर एमिनो एसिड चेन इज देयर, ठीक है। मेजॉरिटी इज स्टिल कार्बन इज देयर, बट अगर साथ में कुछ आप फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है और यूसेज जो है वो टोटल चेंज हो जाता है। अगर आपने OH अटैच कर दिया, सिर्फ OH, देन इट बिकम्स एल्कोहल। ठीक है जी, यहां तक। सर ये फंक्शनल ग्रुप है ना? ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सर विल टॉक अबाउट सिलेबस दिस फंक्शनल ग्रुप्स। अब बात आ जाती है कि भाई हेडिंग देंगे वर्सेटाइल नेचर। अच्छा, पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट भी लिख लें यहाँ पे ना। सर अक्रेंस इतनी थी ना? हाँ जी, हाँ जी। सोचिए ने प्लीज एक बार ऊपर दिखा दें। थैंक यू सर। ओके, अकरेंस में ना आप इसी में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कवर ही कर ले, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हम बाद में ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ एनी एलिमेंट, दिस मीन्स दैट व्हेन बेसिकली द element in its original form, है ना, is existing in more different type of forms। तो ओरिजिनल फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म में, तो वहां पर उसकी केमिकल फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट फिजिकल अपीयरेंस टोटल डिफर कर रही है, ठीक है। सो यू विल से दैट एलोट्रॉप्स, write down this definition, is phenomena by which an element exists in two or more different physical form
with two or more different form with different physical property but same chemical property. ये अगर सेम एलिमेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही होंगी, है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस कि लुक डिफरेंट है, हार्डनेस डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब डिफर कर रहे हैं, ठीक है. बट केमिकल प्रॉपर्टीज मींस योर रिएक्शन विद O2, है ना, दैट विल बी सेम. Garvey Singh sir, does wood also have a chemical composition? बेटा wood जो है that's made up of different, मतलब वो cells का एक form है ना, and cells are having different compounds in it. तो you cannot specify कि wood का formula क्या होगा. सर कार्बन के अलावा कोई और एलोट्रोप का एग्जांपल दे दो. हाँ जी, कार्बन के अलावा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस. तो पहले कार्बन के एलोट्रॉप्स तो देख लें एक बार, ठीक है. कार्बन के जो मेन एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कोई बताएगा कौन से हैं दो मेन एलोट्रॉप्स? डायमंड and ग्रेफाइट. डायमंड एंड ग्रेफाइट. So number 1 is diamond and number 2 is graphite. अगर आप देखेंगे डायमंड जो है वो एक्सपेंसिव है, ग्रेफाइट चीप है, डायमंड हार्ड है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है. डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है टोटल डिफर कर रही हैं. बट इफ यू विल चेक आउट केमिकली, डायमंड इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्योर कार्बन. बट इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग जो है वो डिफर कर रही है, ठीक है. अगर बॉन्डिंग जो है बिल्कुल क्रिस्टलाइन उसमें है, ठीक है, दोनों में क्रिस्टलाइन बॉन्डिंग होती है वैसे तो, ठीक है. तो डायमंड में जो आपका बेटा जो बॉन्डिंग होती है ना वो रिजिड है, ठीक है. रिजिड बॉन्डिंग, रिजिड बॉन्डिंग का मतलब है कि ईच कार्बन इज बीइंग अटैच्ड विद अ प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड विद द अदर कार्बन, ठीक है. रिजिड 3D बॉन्डिंग लिख लें आप इसको, रिजिड 3D बॉन्डिंग, ठीक है. दिस इज हार्डेस्ट मटेरियल, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. these are few physical properties of diamond. And it does not have any free electrons, है ना, no free electrons. अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है आपको? सबसे कॉमन प्लेस वेयर यू कैन फाइंड ग्रेफाइट, पेंसिल. पेंसिल लेड, ठीक है. पेंसिल लेड इज नॉट लेड बट इट्स कार्बन, ठीक है. पेंसिल लीड, ठीक है. अब यहाँ पर जो है आपका जो ग्रेफाइट है, दिस इज सॉफ्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिव. सर इसकी हेक्सागोनल बॉन्डिंग होती है ना? हाँ जी, दिस इज हैविंग hexagonal layer bonding is there. Honeycomb hexagonal layer bonding. सर अगर डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता. ओके सर. डायमंड में आप लिख लें इसकी जो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग होती है, ठीक है. अभी एक बार इसमें डिफरेंस समझ जाते हैं ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. अगर हम डायमंड की बात करेंगे ना, डायमंड में एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है. अगर टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो बेटा ये आपका टेट्राहेड्रल होता है,
दिस इज योर टेट्राहेड्रल इज देयर, है ना, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दिस इज, ये यहाँ पर 3 से हो गया ना, फिर ऐसे ही ये आगे जो है दिस इज गेटिंग फॉर्मिंग, ये ऐसे करके जो है टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग इट विल बी फॉर्मिंग, कार्बन कार्बन, है ना। ये आपस में जो है हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रहा होगा। फुटबॉल टाइप शेप बनेगा ना? फुटबॉल टाइप शेप नहीं बेटा, फुटबॉल टाइप तो आपका फ्लोरीन के उसमें होता है ना, दैट्स अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये एक जैम पैक्ड शेप बन रही है कि कार्बन्स जो है वो आपस में, हर कार्बन जो है वो उसके अराउंड 3 कार्बन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप, है ना, एंड देन इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्डिंग। यहाँ पर बीच में है कार्बन एक, है ना, तो दिस इज फॉर्मिंग अ बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग। तो ये जो बीच वाला कार्बन है इट हैज फॉर्म्ड बॉन्डिंग विद ऑल 4 कार्बन। फिर ये वाला कार्बन जो है ये किसी और मतलब स्ट्रक्चर में बीच के उसमें एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो दैट्स अ टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड वेयर बाय ईच कार्बन इज बीइंग अटैच्ड विद 4 मोर कार्बन्स, है ना। तो वो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड शेयर कर रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, स्पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, प्लस बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है यू कैन नॉट ब्रेक इट, दस इट हैज गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट इज देयर, ठीक है। आदित्य is saying sir why chemical, if chemical properties are same then why does diamond doesn't burn like coal? बेटा केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है दे आर सो टाइटली पैक्ड, दे विल बर्न लाइक कोल, बट उससे पहले जो है आपको जो है उनकी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। आपने जब डायमंड की बॉन्डिंग तोड़ दी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट पर, उसके बाद इट विल बर्न लाइक कोल। ओके सर। अगर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट में ईच कार्बन इज टाइटली बॉन्डेड विद 3 कार्बन, हर कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो हेक्सागोनल जो आपका जो शेप है बेटा, दिस इज 1 मिनट, ये आपकी हेक्सागोनल शेप है ना, दिस इज योर हेक्सागोनल शेप इज देयर, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हर कार्बन का जो एटम है वो 3 के साथ टाइटली बॉन्डेड है, समझ में आ रहा है ये हेक्सागोनल शेप, ठीक है। ईच कार्बन इज टाइटली बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन, लेकिन उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए तो 4 कार्बन चाहिए, तो 4 कार्बन कैसे होंगे? तो ये जो हेक्सागोनल है ना, दिस हेक्सागोनल इज ऑन अ प्लेन लाइक दिस, इस प्लेन पर जो है ये कार्बन है सारे के सारे। उसके बाद जो है देन देयर इज वन मोर प्लेन अंडरनीथ इट, इन पे भी आपका जो है हेक्सागोनल बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सो दिस इज लाइक, दिस इज हेक्सागोनल बॉन्डिंग इज है ना, कार्बन कार्बन कार्बन। सो दिस कार्बन आर फॉर्मिंग अ लेयर, इन्होंने एक 2D की लेयर बनाई है, एंड दिस 2D लेयर इज शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद डाउन बिलो, ये डाउन बिलो दूसरे कार्बन के साथ ये ऐसे में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, दीज आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। ऊपर में दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये बीच में ये जो शेयरिंग हो रही है ये वीक बॉन्ड में शेयरिंग हो रही है। तो इसलिए आप ग्रेफाइट की पेंसिल से जब लिखते हैं तो व्हाट हैपन इज कि लेयर बाय लेयर जो है वो कार्बन जो है दैट गेट्स रिड ऑफ, फ्रिक्शन से जो है कार्बन की 2-3 लेयर जो है वो दे गेट सेपरेटेड एंड देन दे गेट इट ऑन पेपर, ठीक है, अंडरस्टूड। और ये जो वीक बॉन्ड है, इन वीक बॉन्ड में ही आपको जो है यू विल फाइंड स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये आएगा आपका कि which type of structure is found in graphite, so you'll say it's hexagonal bonding is there in layers. अच्छा डायमंड में टेट्राहेड्रल, हाँ डायमंड में टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग इज देयर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज फुल रिंग,
सर डायमंड सर वो एक्सपेंसिव इसलिए होता है ना क्योंकि वो लस्टर होता है उसमें। डायमंड एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इट्स लस्ट्रस प्लस इट्स रेयरली फाउंड। डायमंड जो है वो इजीली मिलता नहीं है ना, अगर अबंडेंस में हो जाएगा तो एक्सपेंसिव नहीं होगा। सो नाउ दे हैव गॉट लैब में दे आर फॉर्मिंग द डायमंड। जो लैब में डायमंड फॉर्म हो रहे हैं तो दे आर 99% सेम एज नेचुरल डायमंड। तो इसलिए डायमंड की मार्केट जो है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, स्टिल यू नो जो एक्सपर्ट्स हैं दे कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल डायमंड एंड लैब फॉर्म डायमंड, बट फॉर अस वी कैन नॉट मेक आउट, है ना। तो जब हम डायमंड खरीदते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि लैब मेड है या नेचुरल है, एंड दस पीपल आर reluctant to buy and thus diamond prices are falling down. सर हाँ जी। सर आयोडीन भी लस्ट्रस होता है, वो एक्सपेंसिव होता है? नहीं, क्योंकि वो abundance में मिलता है। जब बहुत ज्यादा मिलता है तो फिर एक्सपेंसिव क्यों होगा। अब गोल्ड है, गोल्ड लिमिटेड है ना। तो कॉपर जो है वो abundance में मिलता है, तो कॉपर एक्सपेंसिव नहीं है, गोल्ड एक्सपेंसिव है। भाई एक्सपेंसिवनेस इज एज पर द यूटिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। सर प्लैटिनम भी कार्बन का फॉर्म है? नहीं बेटा, प्लेटिनम तो अलग एलिमेंट है, कार्बन अलग एलिमेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दिस फ्लोरीन। और यहाँ पर जो है आपके और भी हैं, जैसे आपका अगर आपने सुना हो ग्राफीन। ठीक है, इन पे मतलब बहुत रिसर्च चल रही है, नैनो ट्यूब्स। ठीक है, दिस ऑल आर मेड ऑफ प्योर कार्बन। जो भी चीज प्योर कार्बन की बनी होगी वो अपने आप में जो है वो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो गई, है ना। क्योंकि केमिकल फॉर्मूला ही सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल अपीयरेंस अगर डिफर कर रही है देन दोज आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। ठीक है, हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में बॉक्स में जो है फ्लोरीन के बारे में थोड़ा बहुत गिवन है। ठीक है, फ्लोरीन इज शेप ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल की शेप में है बेटा, एंड इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन। दिस इज लाइक फुटबॉल्स की जो शेप्स होती हैं सेम सेम लाइक दिस, है ना, 50 कार्बन ईच। और इसका जो फॉर्मूला है देन इट इज C60। यहाँ पर आप बात करेंगे ये इनफाइनाइट चेन है। इनफाइनाइट चेन मींस कि जो ग्रेफाइट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ 80 कार्बन या 100 कार्बन से बनी हुई है ना, दिस ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड इट फॉर्म्स अ इनफाइनाइट चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, डायमंड में भी इट्स अ इनफाइनाइट चेन, मतलब विद इन अ डायमंड पीस यू विल फाइंड देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कार्बन एटम कनेक्टेड टुगेदर। बट फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज अ फुटबॉल ऑफ कार्बन कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, इसके अपने यूसेज है। तो मेनली इट इज साइंटिफिक यूसेज एंड मिलिट्री में काफी यूसेज है इसका, है ना, तो यूसेज में हम नहीं जाएंगे। तो फ्लोरीन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन फुटबॉल शेप मेड अप ऑफ 60 कार्बन एलिमेंट्स। ठीक है, एंड इट्स दस फॉर्मूला इज C60। सर ये जो आप लिख रहे हो इसको आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो ग्रुप पे? I'll send the video link, है ना, आप बाद में कॉपी कर लेना। ओके हाँ जी बेटा। तो सर फिर बॉन्डिंग सर अलग होने से सर केमिकल प्रॉपर्टी में सर कुछ डिफरेंस नहीं आता? बेटा यहाँ पर सभी की ना सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगी, बट एक पॉइंट के बाद केमिकली जो है दे आर सेम बिकॉज दे ऑल आर कार्बन। ओके। ठीक है, तो इनिशियली जहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कर रहा होगा तो वहां पर थोड़ा सा केमिकल डिफरेंस आएगा, बट अदरवाइज इट्स द फिजिकल प्रॉपर्टी विच मेक्स द डिफरेंस, नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर बेटा विच आई एम टेलिंग यू, सो इट इज कनेक्टेड combination of pentagons
एंड हेक्सागन, ठीक है। इसमें पेंटागन और हेक्सागन का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज देयर। सो इट इज लाइक पेंटागन फुटबॉल में होता है ना, जैसे पेंटागन और उसके बाद यहाँ पर फिर हेक्सागन कंबाइंड होता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली जो है, दिस इज नॉट फाउंड इन नेचर, दिस वाज इन्वेंटेड, है ना, इसको लैब में इन्वेंट किया गया था। एंड दिस फाउंड टू बी वेरी वेरी हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर इज देयर, एंड इट हैज गॉट इट्स ओन यूसेज बट नॉट फॉर अस। क्लियर है एलोट्रॉप्स? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम कौन सा लेने वाले थे टॉपिक? Properties of covalent bond. प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इनफैक्ट इसको आप एक कंपैरिजन में ले लें, कोवेलेंट एंड आयोनिक, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो तेरे इतने एलोट्रॉप्स थे क्या सिलेबस में हमारे? हाँ, 3 एलोट्रॉप्स हैं हमारे सिलेबस में, मेनली डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड वेरी वेगली मेंशन्ड इज फ्लोरीन। ठीक है, एग्जाम में इन 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो दे आर मेनली नॉट soluble in water, and these are mainly soluble in water. soluble का क्या मतलब है? Anyone? soluble का क्या मतलब है? Sir, पानी में dissociate जाकर into ions. डिसोसिएट हाँ, हो जाता है। पानी में आयोनाइज होना। जाकर डिसोशिएट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है मैं मेनली आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, मेनली सॉल्युबल इन वाटर। कौन से हैं भाई जो सॉल्युबल नहीं है, आयोनिक है बट सॉल्युबल नहीं है वाटर में? MgCl3. सोचो BeCl2, केमिकल। हाँ जी, BeCl2, BeCl2। भाई BeCl2 तो मेरे को देखना पड़ेगा, बट अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म हो रहा था? क्योंकि आपका जो सॉल्ट के आयंस है वो कंबाइन हो रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग डिसोसिएटेड इन वाटर, है ना। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में कौन से थी हमने जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन की थी? BaSO4, PS. BaSO4 और AgCl, और लेड वाली भी की थी हमने, है ना, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। ठीक है। नंबर 2, अगर ये पानी में सॉल्व हो ही नहीं रहे हैं तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस विल से कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Sir, in molten state. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, हाँ जी बिल्कुल सही बोला आपने। ये एंड नेक्स्ट इज जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, दीज आर मेनली आपका जो देखो कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स कौन से हैं? अगर आप बात करेंगे O2, CO2, है ना, Cl2, Br2,
ठीक है, तो ये आपका प्योर जो नॉन मेटल है वो कोवेलेंट फॉर्म में मिल रहा है एंड दे आर इन गैशियस फॉर्म। अगर आप बात करेंगे ब्रोमीन की, है ना, दैट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। तो जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है दीज आर फाउंड इन मेनली गैस बट ऑल्सो लिक्विड एंड सॉलिड, है ना, स्टेट की हम बात कर रहे हैं एंड दीज आर सॉलिड ओनली। बाकी जो जनरल है हमारा यहाँ पर, दिस इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर। This is mainly, this is between non-metals and this is between metal and non-metal. And this is mainly low melting point and boiling point, and this is high melting point and boiling point. सर 6 पॉइंट का एक्सेप्शन क्या है? बेटा आप कोवेलेंट बॉन्ड अगर डायमंड की बात करोगे तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ओके सर। Someone is saying सर ये फ्लोरीन कैसा दिखता है? तो बेटा फ्लोरीन इज लाइक इन पाउडर फॉर्म, है ना, इट्स येलो इन कलर एंड इसका यूसेज जो है बहुत जगह होता है, बट मेनली जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है इट्स फॉर लुब्रिकेशन, है ना। इट्स लाइक आप सोचे माइक्रोस्कोपिक बॉल्स अगर आप बना पा रहे हैं विच आर स्ट्रॉन्ग इनफ, तो दोज विल प्रोवाइड द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। बाकी जो और भी बहुत सारे यूसेज होंगे तो देखना पड़ेगा। कॉपी किया ना सबने? नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा है भाई, कोई बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक? सीरीज। हाँ जी, हाँ जी, फिर से। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज तो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। कंसीडरिंग कि आपका सिलेबस बिल्कुल कट हो गया है ना, ये चैप्टर ऑलमोस्ट डिलीट हो गया है, तो जो बचा है सिलेबस, उस सिलेबस में जो है दिस इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, कार्बन बॉन्डिंग, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ मतलब कार्बन। टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन ना? हाँ जी, ओके। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
ठीक है भाई, वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कि कार्बन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है अनलाइक अदर एलिमेंट्स। तो क्या रीजन है कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है? ठीक है, उसमें जो नंबर 1 रीजन है दैट इज कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब है कि जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ मिलके इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन और ब्रांच चेन और रिंग। ठीक है, दैट्स व्हाट कैटिनेशन इज। राइट डाउन दिस property of self linkage of carbon atoms by covalent bond to form long straight or branched chain or rings of different size। ठीक है, तो कार्बन अपने आप को ऐसे भी कनेक्ट कर लेते हैं बेटा। ये कार्बन ने तो यहाँ पर 6 कार्बन एलिमेंट्स हो गए ना, यहाँ पर फिर ये डबल बॉन्डिंग आ गया। ठीक है, फिर ये सिंगल ये H हो गया हमारा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हर कार्बन एटम ने जो है 6-6 इलेक्ट्रॉन आपस में 4-4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ईच कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C6H6 हो जाएगा। क्या नाम है भाई इसका कंपाउंड का? बेंजीन। बेंजीन। वेरी गुड। बेंजीन रिंग। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या है कि जहां पर कार्बन कार्बन के साथ मिलके जो है लंबी सी चेन बनाता है। ठीक है, आप जब रिफाइनिंग करते हैं क्रूड ऑयल की, है ना, देन एज पर द चेन लिंकेज, अगर बहुत ज्यादा कार्बन एटम्स की लिंकेज है तो दे विल सेटल डाउन बिलो, और कम है तो देन दे विल गो ऑन द टॉप एंड इवेपोरेट, है ना। तो आप जब उनको सेपरेट कर रहे होते हैं एज पर देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम की चेन है। तो एज पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन इट गेट्स सेपरेटेड आउट। तो अगर ज्यादा कार्बन एटम की चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा, कम है तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, अब ये चेन जो है ये सिर्फ कार्बन के साथ क्यों फॉर्म होती है, कैटिनेशन सिर्फ कार्बन ही क्यों शो करता है मेनली? हाँ जी, एनीवन? भाई कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन बना दूं ऐसे, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन भी तो शेयर कर सकते हैं। उनका जो है आउटर मोस्ट एनर्जी शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो दे नीड 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर्ड। तो या तो वो ऐसे करके शेयर कर रहे होते हैं तो N2 गैस बन गई मेरी, और लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं चेन, है ना, तो यहाँ पर फिर जो है आई विल शो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, है ना। तो ये चेन भी तो बन सकती है, बट ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एनीवन? हाँ जी सिद्धांत, 5 will end up, no, then we'll have a small break and then we'll start with surface area। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है ना, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर रहा है, तो एक ये वाला शेयर हो गया, मान लो एक ये शेयर हो गया, फिर ये शेयर हो गया। ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है ना, ये प्रॉब्लम करते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम कैसे कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे मेक इट अनस्टेबल, है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सिव फोर्स है दैट मेक्स इट अनस्टेबल। बट जब हम कार्बन की बात कर रहे होते हैं तो कार्बन में जो है कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए कार्बन जो है वो लंबी चेन फॉर्म कर लेता है। कार्बन की तरह सिलिकॉन जो है वो भी कैटिनेशन दिखाता है,
बट सिलिकॉन की भी बहुत लंबी चेन फॉर्म नहीं हो पाती है, क्योंकि सिलिकॉन में जो एटम का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। बट सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जो है चेन फॉर्म करता है, बट इतने सारे कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करता है जितने कार्बन फॉर्म करता है ना। इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कंपाउंड। सो बेनिफिट फॉर कार्बन फॉर कैटिनेशन इज its size, है ना। it has got small size and it has got no lone electrons। जब वो बॉन्डिंग बना रहा है तो बॉन्डिंग बनाने के बाद कोई स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं बच रहा है, तो वो जो है कैटिनेशन में इट्स हेल्पिंग इट डाउन, है ना। तो वाई कार्बन शोज कैटिनेशन? टू रीजंस। वन इज इट्स एटॉमिक साइज, इसको यहां लिख लेते हैं ना, reasons of catenation by carbon: atomic size small, and thus carbon to carbon covalent bond is strong, ठीक है। तो आप जो कार्बन की चेन देखेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि भी कार्बन के साथ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट अटैच्ड है। इट इज मेनली हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड, ना, हाइड्रोकार्बन। और वो भी फिर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन भी एक छोटा एटम है, तो वो भी शेयरिंग जब करता है तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और सेकंड रीजन हमने क्या डिस्कस किया था अभी बेटा? स्टेबल होता है बहुत ज्यादा। No lone pairs. नो, No lone pairs. हाँ जी, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर कोई एलिमेंट अपनी शेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज नहीं कर सकता? अपने शेल में इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज मतलब फर्स्ट शेल में 2 की जगह 3 डाल दे? नो सर, जैसे अभी नाइट्रोजन के केस में ज्यादा हो रहे थे तो फिर वो एक और अपनी शेल ले आए। ओके बेटा, जो शेल होते हैं ना, ये आपके इमेजिनरी शेल्स हैं। एज सच जो है कोई पर्टिकुलर वो थोड़ी ना सरफेस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड कर रहे हैं। जैसे अर्थ का ऑर्बिट में बोलूंगा तो अर्थ का ऑर्बिट क्या है? बस जहां अर्थ मूव कर रहा है वो ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा किसी ने देखा नहीं है, बट नील बोर ने क्या बोला कि भाई ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है यहाँ 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 कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही एग्जिस्ट करेगा, और वो जो फर्स्ट एनर्जी शेल बोलेंगे उसको, इस ऑर्बिट में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिस्टेंस पर सर्वाइव मतलब मिल सकता है, और इस डिस्टेंस पर आपको जो है फिर 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है, दिस इज नथिंग लाइक कि उसने कुछ प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन की एटम की पिक्चर खींच कर दिखाई, नहीं। बट उसने ये जो हाइपोथेटिकली प्रपोज किया उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं मिल सकता। उसने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो है वो भी मतलब जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया, ठीक है। तो एनर्जी शेल एज सच जो वो, these are not something theoretical, है ना, these are just imaginary place जहां पर ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। और स्टेबल जो आपका एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर मोस्ट एनर्जी शेल में होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को मान लो लाइट एनर्जी मिली, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा, बट थोड़े टाइम बाद वो वापस एनर्जी रेडिएट करेगा एंड इट विल कम डाउन टू लोअर मोस्ट एनर्जी शेल, जब तक ये कंप्लीटली फिल नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं होगी। सर न्यूट्रॉन्स ऐड करने पे वो जो भी एलिमेंट होता है वो स्टेबल क्यों नहीं होता? अगर न्यूट्रॉन्स और ज्यादा ऐड हो एलोट्रॉप्स में?
जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज तो है नहीं ऐसे एज सच। हाँ जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो आई विल हैव टू चेक, है ना, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू होल्ड द न्यूक्लियस, है ना, बट डिटेल में क्या है वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, है ना। तो नमन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमन कह रहे हैं कि सर अगर हम कार्बन का बात करें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 8 अगर न्यूट्रॉन हो गए तो व्हाई द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन बिकम्स अनस्टेबल एंड इट बिकम्स रेडियो एक्टिव, है ना, ये रेडियो एक्टिव क्यों बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट कि न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए जो है ना एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और ज्यादा न्यूट्रॉन होने से जो है जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाता है। बट बहुत अच्छे से इन डेप्थ आई एम नॉट अवेयर, है ना। तो लेट मी चेक आउट, है ना, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट इट। ओके सर। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना नमन, है ना, सो आई नो आई हैव टू चेक आउट फॉर इट। तो अभी हमारा जो टॉपिक रह गया वो इसी पर रह गया, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, उसके रीजंस क्या है। तो पहला रीजन इज कैटिनेशन, तो बाकी रीजंस जो है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में विल आल्सो टॉक अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड अगेन विल डिस्कस अबाउट सम बेसिक्स ऑफ nomenclature and isomers and functional groups, और functional group में will talk about आपका जो homologous series है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी पूरा आपका सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर होगा। संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, उसमें हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो ऑप्शनल क्लास रहेगी। संडे का टेस्ट कैंसिल है क्योंकि वो रॉन्गली पुट हो गया था हमारा, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नीड्स 2 weeks टू कंप्लीट, ठीक है। Let's have a 5 minutes break and then we'll start with surface area and volume. Okay, sir.